हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आरजीपीवी ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स 2 का पेपर 2 अगस्त 2021 को फाइनल हुआ है। और हमने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने अपने पिछले वीडियो में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में टोटल 20 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि ये टोटल पूरे मैथमेटिक्स 2 में टोटल 60 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आपको 60 का जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ना डीप में पढ़ना स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना। टोटल 60 क्वेश्चन, टोटल आवर्स आपके पास 2 आवर्स का समय रहेगा। मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। तो आप थोड़ा सा हर यूनिट वाइज को थोड़ा सा ब्रीफ में स्टार्ट कर दें, तो ये बेनिफिट भी होगा आपके लिए, है ना। तो जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ये सारे क्वेश्चन ना मैंने करा चुका था पहले, आपको याद होगा मेरे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं, इनके सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप ना मेरे जो मेरा वीडियो है पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ OD1, इस पे आप जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है यहाँ से 21 से क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। और जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे इसमें, तो हियर नेक्स्ट इज दिस इज y इज इक्वल टू, तो हियर y इज इक्वल टू p, तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ xp, px plus function of xp। तो it is known as solvable for y की जो वैल्यू है in terms of x है, so this is the solvable for y। so answer is, your answer is the solvable for y। अगर मान लो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, y is equal to py plus function of y comma p, तो this is the solvable for y, sorry solvable for x। x की वैल्यू in terms of y and p, तो solvable for x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड p, solvable for y। तो आपको मालूम है solvable for x solvable for y की क्या करते हैं, जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और p हो तो हम डिफरेंशिएट करते थे, याद होगा आपको, इन टर्म्स विद द रेस्पेक्ट टू x। सो dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू p, और जब solve for x होता था तो हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करते थे। तो dx अपॉन dy की वैल्यू आपको मालूम है हम क्या पुट करेंगे, dx अपॉन dy की वैल्यू 1/p, है ना। तो वैल्यू को हम पुट करते थे, फैक्टर बनाते थे, और जिसमें डेरिवेटिव ऑफ p नहीं होता था उसको नेगलेक्ट करते थे, और जिसमें डेरिवेटिव ऑफ p होता था उसको हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते थे, है ना। ये आपको मालूम है मेथड्स में। तो आंसर इज द सी। नेक्स्ट इज इफ जी किसका फंक्शन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जी है, जी जो वैल्यू है जी इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, है ना। और u और v जो है ना वो x और y का फंक्शन है, u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, सॉरी, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो डेल जी अपॉन डेल वाई होगा वो क्या होगा, कि देखो 1 और 0 तो हो नहीं सकते, ये अकेला y है ना, जबकि u तो x और y दोनों का है। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ u y की, तो डेल जी अपॉन डेल वाई क्या होगा, डेल जी अपॉन यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जी अपॉन बी इंटू, अगर ना जी यू वी डब्ल्यू होता तो यहाँ एक और ऐड हो जाता, डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, है ना। तो जी किसका है, यू और वी, तो यू और वी दोनों कंबाइंड होंगे। तो फाइनल जो आंसर होगा दोस्तों, ये आपका जो आंसर होगा ये बी होगा। तो जी यू बी का है और यू और बी, इट इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशिएशन। ओके, सो नेक्स्ट इज if m is equal to -2 and m is equal to -3 are the root of auxiliary equation a, है ना, a second order homogeneous equation, then the differential equation। अब मैं देखो m is equal to -2 है, अब मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा m+2, और m-3 है तो इसको क्या लिखूंगा फैक्टर के फॉर्म में m+3, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो m स्क्वायर प्लस 2m, है ना, प्लस 3m, है ना, प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6, ठीक।
और ये सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 5m और प्लस 6। अब मैं डी के कन्वर्ट कर लूँ तो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। तो आपके हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा 4th नंबर का आंसर। तो ये थोड़ा सा ना आराम से करने की चीजें है, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये देखो सेकंड ऑर्डर का है, तो मैं इसको पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, देखो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके जो फैक्टर वो होंगे, रूट्स होंगे प्लस माइनस आई, क्योंकि ये एम, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 को आप क्या ले सकते हो, -1 को ले सकते हैं आप आई स्क्वायर। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस आई। ये तो एम की वैल्यू प्लस माइनस आई, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 0 होगा, है ना, 0 होगा। तो सी एफ दोस्तों कितना होगा, ई की पावर ऑफ अल्फा एक्स, आपको मालूम ही है, इंटू C1 कॉस बीटा एक्स, है ना, प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू जो है वो 1 है। तो मेरे ख्याल से जो आंसर है C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ओके। तो फाइनल आंसर आपका जो होगा वो सेकंड होगा। तो टोटल इसमें ना CF में आपको ना रूट याद रखने हैं कि देखो रूट कैसा है, अगर रूट ना डिफरेंट है, अगर रूट डिफरेंट है जैसा 1 1 है, सॉरी 1,2 है, तो CF देखो C1 e की पावर ऑफ अल्फा एक्स, मतलब x प्लस 1 2 है तो e की पावर ऑफ 2x, है ना। ऐसे रूट रिपीटेड है तो रूट 1 1 है रूट, तो सपोज C1 प्लस C2x और e की पावर ऑफ, ये 2 रूट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 3 होंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर आ जाएगा। अगर रूट्स आपके अल्फा प्लस माइनस बीटा हो तो आपका CF ऐसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ना आपके CF PI के ना रूट्स पे ही आने वाले हैं, तो आप ना सबके रूट्स ना थोड़ा सा ना स्पेसिफाई कर लो कि भाई डिफरेंट है तो CF कैसा होगा, अगर रूट्स रिपीटेड है तो कैसा होगा CF, है ना। रूट निकालना आपको आता है ना, कैलसी से निकाल सकते हैं आप रूट आसानी से, मॉड में जाकर के मॉड को 3 टाइम प्रेस करना, वहां से आप आसानी से इक्वेशन आएगी, इक्वेशन में 1 को प्रेस करना, देन अगेन मॉड में शिफ्ट को प्रेस करना, देन जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट, एम का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू करके इक्वल टू पुट करते जाना और आपके रूट्स निकल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले चीज आपको ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, जैसे अपन शॉर्टकट में CF बोलेंगे, CF निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सारे ना वो आने चाहिए मेथड्स, कि भाई रूट्स डिफरेंट है तो CF कैसा होगा, रूट्स रिपीटेड है तो CF कैसा होगा, रूट इमेजिनरी है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है तो रूट कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, पक्का मिलने वाला है ना। सो फाइनल आंसर इज दिस। नेक्स्ट, तो ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड पोर्शन है ना, लेफ्ट हैंड वाला, ये आपको ना सबसे बड़ा बेनिफिट देगा CF का। तो यहाँ से आप ना CF निकाल के आएंगे, यहाँ से CF निकलेगा जो कि रिपीटेड, नॉन रिपीटेड और इमेजिनरी, है ना, इस टाइप से रूट्स होंगे। अब यहाँ से जो राइट हैंड साइड है, ये यहाँ से ना आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। तो इन पर्टिकुलर इंटीग्रल में बहुत 3-4 केस आप याद रख लो। देखो पहला जो केस है वो है e की पावर ऑफ ax अपॉन फंक्शन ऑफ d। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, e की पावर ऑफ ax में d के रिप्लेस पर आप ना a रख दीजिए, है ना। कंडीशन क्या है, ये ना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो केस फेल का आएगा, है ना। केस फेल में क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर e की पावर ऑफ x और नीचे डिफरेंशियल करते जाइए। कब तक करना, जब तक फेल ना हो, जब फेल हो जाए तो अगेन दोबारा कर दो, अगर फेल नहीं होता तो योर राइट आंसर इज राइट, ओके। तो ऐसे दूसरा केस है साइन कॉस का। साइन और कॉस में ना दोनों में एक ही चीज है, दोनों में ना याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर साइन कॉस में डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, वो आपको ना -a² रखना है, a² भी नहीं रखना है, -a², ये स्पेशली ध्यान रखना। साइन और कॉस दोनों में होगा,
ऐसा नहीं कि साइन साइन की बात, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, उसमें कंडीशन एक ही होगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तो आनी है ना, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। साइन हो गया, कॉस हो गया, और एक ना एक्स की पावर ऑफ एम वाला, एम इज द इंटीजर है ना, फंक्शन ऑफ डी। इसमें क्या करेंगे आप, जो डिनोमिनेटर है ना उसको ना बाइनोमियल में ब्रेक करना रहता है, तो आप ना उसको वन प्लस या वन माइनस जैसा भी आपको दिख रहा हो, वन प्लस या वन माइनस जो भी लगे आपको, वो आप उसको ब्रेक कर सकते हो फंक्शन ऑफ डी में, और इसको ऊपर ले आना, यहाँ पर इसको ऊपर ले आना वन प्लस फंक्शन ऑफ डी, और इसको ना बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो, बाइनोमियल से, बाइनोमियल आपको याद ही है। तो ऐसे ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। और जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, वो है पी आई ई की पावर ऑफ ए एक्स इंटू वी अपॉन फंक्शन, मैंने सारे लिख दिए ताकि आपको ना दिक्कत नहीं आए। इसको ऐसा होगा ई की पावर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स हो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ई की पावर ऑफ ए एक्स इंटू वी अपॉन वी इज द एनी फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये चारों पांच होंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और जो डी है ना, डी के रिप्लेस पे आप उसको डी प्लस ए रख दीजिए बस। अब यहाँ पे साइन हो, साइन वाला रूल लगा देना, अगर यहाँ एक्स की पावर ऑफ स्क्वायर वाला हो तो बाइनोमियल कर देना, मतलब आप उसको वी को एज ए ट्रीट कर सकते हैं आप, साइन कॉस एक्स की पावर ऑफ एम इस टाइप से। और एक जो लास्ट है फिफ्थ नंबर का, वो उसमें x इंटू वी होगा, है ना, x इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ v। तो ये टोटल पांच हैं, टोटल पांचों का पीआई आप थोड़ा सा ना ध्यान से देख लो कि राइट हैंड साइड में अगर e की पावर ऑफ ax है तो फंक्शन ऑफ d, d के रिप्लेस पे हमें a पुट करना है, साइन और कॉस है तो d स्क्वायर के रिप्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। अगर x की पावर ऑफ m टाइप से है तो आपको ना फिक्स है कि आपको ना बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है, ये चीजें स्पेशली ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जो फाइनल आंसर है वो है आपका फर्स्ट। सेम मैंने ना कॉस के लिए भी लिखा है, आप उसको कॉस के लिए भी डायरेक्टली बता सकते हो कि सर इसका ना आंसर फर्स्ट ही होगा, कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। तो कुछ आंसर ऐसे कंफ्यूज वाले होंगे, उन पे आपको नहीं जाना है ना। नेक्स्ट इज बट जैसे मैंने अभी बात की ई की पावर ऑफ ए एक्स की बात की थी, ई की पावर ऑफ एक्स में आप क्या करेंगे भाई, ई की पावर ऑफ एक्स में सर मुझे मालूम है सर डी इजिकल टू ए रखते हैं, तो मैं आपको सीधा ना आंसर बता दूंगा सर डी इजिकल टू ए, माइनस ए भी नहीं रखते, स्क्वायर भी नहीं रखते। तो आप इसको ना टोटल जितने भी अपने मेथड्स हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के, उनको आप अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया एक्स की पावर ऑफ एम की बात कर रहा था मैं, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा इसका जो फाइनल आंसर है वन प्लस, हमने फंक्शन ऑफ डी लिखा है, फाइव ऑफ डी, आप वन प्लस माइनस भी हो सकता है, तो इसमें एग्जाम में चेंज आ सकते हैं ना, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट इज ई की पावर ऑफ, जैसे मैंने बात कर रहा था कि ये जो आपका फॉर्मूला है, आपको ये लग रहा होगा ध्यान से कहीं से कि सर ना ये तो कुछ वो है कि ये सर ना कब पॉसिबल होता है सर, जब भी पॉसिबल होगा जब रूट्स हमारे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के होंगे। अब मैं यहाँ से थोड़ा कंपेयर करूँ ना, तो ये जो है ये अल्फा की वैल्यू जो है ना वो आपके सामने 2 है सर, और जो यहाँ कॉस एक्स है तो मत कॉस बीटा एक्स होता है, तो यहाँ पर ये बीटा जो होगा वो 1 होगा। एक्चुअली जनरली ऐसा होता है सी एफ, जब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो ना रूट्स, तो ई की पावर ऑफ अल्फा एक्स और ये हो जाता है C1 कॉस बीटा एक्स, है ना, और प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये बीटा की वैल्यू 1 है। तो आप इसका मतलब आपके जो रूट्स होंगे ना फॉर्मूले के हिसाब से वो होंगे 2 प्लस माइनस आई, है ना, ऐसा रूट्स आया होगा तभी तो ये सी एफ बना होगा, अदरवाइज तो ये सी एफ आता है नहीं। इसका मतलब जो अल्फा एक रूट आपका 2 प्लस आई होगा और एक रूट ना 2 माइनस आई होगा। अब आपको मालूम है ये क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये कब बनती है भाई, तो मैं बताऊं आपको ये कब बनेगी। याद होगा आपको डी स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इंटू डी और प्लस एल्फा इंटू बीटा, याद आ रहा होगा ना आपको ये। तो मैं अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मैं दोनों का ऐड कर दूं तो एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 प्लस आई और प्लस 2 माइनस आई। तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको, आई से आई कैंसिल हो गया
और ये प्लस ना दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 + i और 2 - i। ओके, तो ये हो जाएगा d² - 4d, है ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई आप निकाल सकते हो। मैं मल्टीप्लाई दोनों को कर देता हूं मैं, 2 × 2 4 - 2i + 2i और माइनस ऑफ i²। ओके, तो 2i कैंसिल, i² की वैल्यू 1, -1 - प्लस, तो 4 + 1 = 5। तो जो ए और बी की जो वैल्यू होगी ना, -4 होगी और 5 होगी। तो आप इसमें से सही आंसर चूज कर सकते हो कि सर इसमें ना जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। इस टाइप से थोड़े से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। तो अगर आपको सीएफ पता है, सीएफ के रूल मालूम है, तो मेरे ख्याल से इस पूरी यूनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे मैंने अभी बात की थी, ये 4th नंबर का केस है पीआई निकालने का, वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, रिड्यूस टू द फॉर्म। तो आपको मालूम है कि इस वाले केस में आप क्या करेंगे कि इसमें हम ना इजीली e की पावर ऑफ ax इंटू v अपॉन डी के रिप्लेस पर d + a रखना है आपको, है ना, ये याद रखना। अगर -a है यहाँ पर तो -a रखेंगे आप। तो आप इसमें देख रहे होंगे आपका जो फाइनल आंसर है वो पहला होगा, फर्स्ट आंसर, सेकंड हो नहीं सकता, थर्ड हो नहीं सकता, है ना। थोड़े से कंफ्यूज वाले भी आंसर आपके साथ होंगे। स्पेशली आपको थोड़े से याद रखने हैं, क्या रखना है याद, कि आपको ना सीएफ याद रखने हैं, रूट, डिफरेंट, रिपीटेड और इमेजनरी, ऐसे रूट याद रखने हैं ना, रूट पर सीएफ। इधर राइट हैंड साइड में आ जाइए, आपको पीआई कैसे याद रखने हैं, e की पावर ऑफ ax याद रखना है, sin ax cos x याद रखना है, e की पावर ऑफ ax इंटू v याद रखना है ना, और x इंटू v याद रखना है। इनके पीआई आपको एक चार्ट बना लें आप, वहां पर सारी चीजें लिखनी है, भाई सीएफ ऐसा होता है और पीआई ऐसा होगा, है। तो जब 4 केस उसके 5 केस, है ना। नेक्स्ट इज, अब जैसे मैंने बात की x की पावर ऑफ x इंटू वी की, अब ये एक और केस है जब m 1 ना होकर के 2 हो, 3 हो, है ना। तो जैसे x इंटू, मैं बात करूं आपसे यहाँ पर x² इंटू साइन एक्स हो, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो उससे नहीं करना है, x इंटू वी से नहीं हो, वो केस फेल हो जाएगा आपका, है ना, तो आप प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करेंगे, हम e की पावर ऑफ आई थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, आई एक्स, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, आई एक्स का कॉस एक्स कॉस थीटा, है ना, प्लस आई साइन एक्स, ये आई साइन एक्स। ओके, तो इट इज कॉल्ड रियल, ओके, रियल पार्ट, एंड इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अब ना आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर कॉस आ रहा है, कॉस, तो इसका मतलब जो कॉस है वो रियल पार्ट किसका है, इसका रियल पार्ट है e की पावर ऑफ आई एक्स का, है ना। तो रियल पार्ट किसका है, रियल पार्ट ऑफ e की। अगर साइन आता ना यहाँ पर, यहाँ साइन आता तो मैं बोलता इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर ऑफ आई एक्स। ओके, अब यहाँ a है एंगल, तो ax ले लो, ax आ जाएगा, यहाँ पर भी ax आ जाएगा, यहाँ भी cos ax sin x होगा। उस केस में sin x है तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर ऑफ आई एक्स बोलेंगे, है ना। अब मैं इसमें x की पावर ऑफ m का मल्टीप्लाई कर दूं तो ठीक है, तो यहाँ सब में x की पावर m आ जाएगा, तो ये यहाँ भी x की पावर ऑफ m आ जाएगा। देखो अब हो गया ना रियल पार्ट, ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट। तो cos है तो रियल पार्ट ऑफ x की पावर ऑफ m e टू पावर ऑफ आई एक्स अपॉन, अब फिर ये जो ना, ये फिर वो पुराना केस बन जाएगा ये रहा। तो यहाँ पर cos है तो हम रियल पार्ट ऑफ दिस, ये दिस इज द योर आंसर। ओके, तो ऐसे करके आप, अगर मैं इसको साइन कर दूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने साइन कर दिया, अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आपका आंसर होगा इमेजिनरी पार्ट, है ना। आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ कौन सा आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट आंसर। ऐसे करके ना थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछे जाएंगे, तो आप प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं दोस्तों ये मालूम ही है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ना ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी होगी दोस्तों, एम क्यू, आप ना एम क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन, ये -1 इज इक्वल टू 0। आप इनके रूट्स निकाल लीजिए, m की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, आप इजीली ना कैलकुलेट कर सकते हो, या हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने मानो हिट एंड ट्रायल से किया तो 1, m की वैल्यू 1 रखी मैंने,
तो 1 + 1 - 1 - 1, तो 1 1 2 2 - 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब इसका m इज इक्वल टू -1 रूट होगा। तो m इज इक्वल टू -1 रूट होगा, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि m इज इक्वल टू -1 है, तो m + 1 इसका m इज इक्वल टू -1 है, तो m + 1 आपने ना 1 रखा है ना, तो m - 1 होगा इसका फैक्टर। सो हियर दिस इज द m - 1, सो नाउ m - 1, तो m - 1 मैंने ना 3 टाइम लिख लिया, क्यों? क्योंकि भाई क्यूबिक है, m - 1 m - 1 है ना। ये मेरी टेक्निक है, हो सकता है कि आप कुछ और यूज करते होंगे। अब मैंने m² से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मैंने m²? क्योंकि मुझे m3 चाहिए, तो m³ - m², ओके, m² मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे ना +m² चाहिए और मेरे पास -m² है, इसका मतलब मैं 2m² और करूँ तभी तो प्लस आएगा, तो +2m, मैंने यहाँ पर 2m का मल्टीप्लाई किया, +2m², और ये हो गया आपका -2m। अब मैं ना, मुझे -m चाहिए, लेकिन ना मेरे पास -2m है, तो मैं क्या करूं भाई? अब मुझे ना 3 हटाने पड़ेंगे, तो मैं इसमें ना 3 +2m है, तो मुझे ना इसमें -m बनाना है, तो इसका मतलब इसमें +m +1 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें मैं +1 का, तो यहाँ से आ जाएगा +m, है ना, और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब जो आपके फैक्टर हुए, m - 1 तो पहले था ही, और दूसरा क्या आया, m² + 2m + 1, है ना, +1 इज इक्वल टू 0। तो m - 1 ये आपका ना किसी का स्क्वायर है, ये दिखाई दे रहा होगा, m + 1 का होल स्क्वायर है सर, है ना। तो ये आपका m की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, और एक -1, तो 2 रूट तो आपके रिपीटेड हो गए, -1, तो इसके रिपीटेड के लिए अलग लगेगा, 1 इज द सिंगल। अब 1 के लिए c1 e⁻x + c2 + c3, ये आगे पीछे हो सकते हैं रिपीटेड, भाई किसी को अच्छा लगे तो वो पहले लिख सकता है, तो वो क्या करेगा, c1 + c2 x × e⁻−x लिखेगा, तो कांस्टेंट आगे पीछे जा सकते हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ये सिंपल, इसका CF आप निकाल सकते हो, जैसे मैं बात करूं ऑक्सिलरी इक्वेशन की, तो m - 1 का स्क्वायर, है ना, और ये m + 1, अभी जैसे जैसे अभी मैंने बताया सेम ऐसे ही तो है क्वेश्चन, m इज इक्वल टू 1 और ये -1, तो 1, 1 रिपीटेड और -1 नॉन रिपीटेड, तो रिपीटेड के लिए हमने लगा दिया और फिर नॉन रिपीटेड के लगा दिया, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, अब जैसे सॉल्व द डिफरेंस, तो मैंने देखो राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब CF इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके हम ना पहले हम रूट्स निकाल लें, m² -4m -5 इज इक्वल टू 0, तो जो रूट्स आएंगे तो m² -5m और +4m, सॉरी +m -5 इज इक्वल टू 0, सो m कॉमन ले लीजिए आप, m -5 और +1 कॉमन ले लीजिए m -5, तो आपका जो रूट्स आएंगे m की वैल्यू 5 आएगी और -1 आएगी, है ना। तो CF जो होगा, CF की जो वैल्यू होगी वो होगी c1 e⁻5x, या t है तो t ले लीजिए, और c2 है e⁻−t। अब c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, pi 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो ये जो आंसर होगा y की वैल्यू c1 e⁻5t, है ना, और +c2 e⁻−t। अब जो कंडीशंस दी होती है ना, उसका मीनिंग ही क्या है कि जो कांस्टेंट है ना उनके आंसर निकालना, तो आपके पास दिया है y0 की वैल्यू आपके पास दोनों ना, y0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ पर ये 0 और दोनों की वैल्यू, तो ये 0 है, सॉरी, है ना, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 0 इज इक्वल टू c1 + c2, है ना, एक इक्वेशन ये आ गई, और यहाँ पर एक y' भी निकाल सकते हो, y'0, ओके, तो y'0 इज द c1 5 c1 e⁻5t और प्लस c2 माइनस c2 e⁻−, ओके, -5t, तो आप वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ पर e⁻0, मेरे ख्याल से 5c1 - c2 आएगा, सो 5 c1 - c2 is equal to 0, so here this is the 6, okay,
6 और हियर नाउ C1 plus C2 is equal to 0. तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो आसानी से। तो कैंसिल 6C1 is equal to 6, तो C1 is equal to 1, तो C1 की वैल्यू 1 आएगी दोस्तों, है ना, ये 1 आएगी। अब ये C1 माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, C1 plus C2 is equal to 0, तो C2 is equal to -1, C2 is equal to -1। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा आप C1 C2 यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें C1 C2, तो जो आंसर है आपका वो आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो हियर एक करेक्शन आप कर लेना, y0 is equal to 0 एंड y'0 is equal to 6। तो कभी कभी कंडीशंस देने का मीनिंग ये रहता है जो हमारे कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, उनको ना आप ना इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो नेक्स्ट इज फाइंड ए जनरल सॉल्यूशन। सिंपल है कि राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका जो CF ही इसका सॉल्यूशन होगा। सो आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो होगी आपकी MQ, तो हियर MQ + 2m²। तो सबसे पहले ना आप रूट निकालना इसमें सीख जाइए। आप उन्हें अगर रूट निकालना सीख गए ना, मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है। सो आप डायरेक्टली जो रूट्स होंगे इसके वो 3 होगा, -4 होगा, तो m की वैल्यू जो होगी -3 ये, और है ना +3 और -4, ओके, -4 और -1, सो -1 और 3 और -4, ओके। तो ये आपके रूट्स होंगे। तो आप तीनों रूट डिफरेंट है, तो आपका CF पहला केस होगा नॉन रिपीटेड के लिए। अब जैसे cos x है, 1/d का मतलब होगा डिफरेंशियल, 1/d का मतलब d फॉर डिफरेंशियल, ये d फॉर डिफरेंशियल, एंड 1/d का जो मीनिंग होगा वो इंटीग्रेशन होगा, ओके। तो हियर इंटीग्रेशन, ठीक। सो cos x का इंटीग्रल दोस्तों आपको मालूम ही है सर, sin x होता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर। ऐसे ही आपको ना d के लिए भी दे सकते हैं, d² ऑफ cos x, तो आप निकाल सकते हो। अब जैसे ये है जनरल, जो जनरल फॉर्म है, जनरल है ना, जिसे हम ना जनरल मेथड कह सकते हैं। जनरल मेथड से हम ना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ऐसी क्वेश्चन जो हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते किसी से, है ना, जैसे sec x है, tan x है ना, cot x है, cosec x है, ये सब हम ना जनरल मेथड से ही पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जनरल मेथड का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास जो प्रीवियस में हमारे पास टोटल 5 मेथड है उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम जनरल मेथड का यूज करेंगे। जनरल मेथड सिंपल है कि ये d - a होता है, तो जो हमारा होगा ये हम फंक्शन ले लें, हम फंक्शन ऑफ d यहाँ पे काम करते हैं, एक आपको और क्लियर कर देते हैं। जैसे fx ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, तो भाई fx ले लीजिए, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ d है। तो आप जो क्या करोगे, इसको फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करोगे। तो f(x) आपने जैसे फैक्टर किया, एक पहला फैक्टर आया d - α1, है ना, एक α1 लिया मैंने, तो इसका जो होगा e⁻⁴ α1x सीख लीजिए आप, इंटू e⁻⁻ αx इंटू fx, है ना। तो अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, है ना, तो ये आएगा fx। तो आप अल्फा प्लस तो यहाँ माइनस आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपका जो आंसर है वो सेकंड होगा, है ना। अगर मैं d + m कर देता तो आंसर आपका बदल जाता, वो हो जाता फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन में x² होगा, x क्यू है तो q होगा, तो इसको ना पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं, x = e⁻z कन्वर्ट करते हैं, याद होगा आपको e⁻z, जो z की वैल्यू है ना वो log x होगी, है ना, log x। तो हमारा रिड्यूस जो होगा वो x × dy/dx को हम जो लेंगे वो होगा d डैश, है ना, d डैश, है ना, d', वेयर d' जो होगा वो d/dz, तो हमारे जो आंसर आएंगे वो z में आएंगे। फिर हम लास्ट में z की जो वैल्यू है, तो वो ये इस टाइप के जितने भी होमोजेनियस इक्वेशन है ना, ये आपके तभी सही हो सकते हैं जब आपके पहले से CFPI स्ट्रॉन्ग हो। तो आप सबसे पहले उनको ना CFPI को स्ट्रॉन्ग कर लो, ये तो बहुत आसान है। अब मैं ना डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा,
अब जैसे एक्स स्क्वायर है, सपोज करो, है ना, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस करूंगा, यहाँ पर d डैश माइनस वन, है ना, वेयर d डैश इक्वल टू डी बाई डी जेड, तो यहाँ पर d डैश माइनस वन, है ना, और माइनस ऑफ here this is the minus, this is the minus, so here now okay just 2 minutes, ये तो माइनस ऑफ d डैश, here d डैश और प्लस वन, तो ये ना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर वही सारी चीजें हो गई स्टार्ट, डी डैश स्क्वायर, आप डी डैश को ना m में कन्वर्ट कर लीजिए, m से रूट्स निकल के चले आएंगे, तो इस m के जो रूट आएंगे वो आपके यहाँ पर ना z होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ log x लिया, तो अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, z के रिप्लेस हमें log x, जो आंसर होगा हमें इन टर्म्स ऑफ x रखना है ना, तो आपके जो आंसर आएंगे वो z में आएंगे, तो z को आप ना log x को कन्वर्ट करना है, तो ये आंसर होगा। एंड दिस इज योर सेम पैटर्न पर, जैसे द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, मैं इसको सिंपली लिख दूंगा डी डैश माइनस वन और प्लस 2d डैश, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, माइनस 20, फैक्टर निकल के चले आएंगे, इज इक्वल टू, है ना, ये 0 फॉर सी एफ के लिए राइट हैंड साइड को हमें 0 करना पड़ता है, तो ये डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 2d डैश और ये माइनस 20, और सिंप्लीफाई कर लो डी डैश स्क्वायर, ओके, और ये माइनस सॉरी प्लस डी डैश माइनस 20, है ना, फैक्टर कर लो, पहले स्क्वायर में लिख लो m स्क्वायर प्लस m माइनस 20, तो m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4m माइनस 20, फैक्टर कर लीजिए, m कॉमन ले लीजिए, m प्लस 4 m प्लस 5, है ना, और m प्लस m माइनस 4, m की वैल्यू 4 और माइनस 5, तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो योर राइट आंसर इज दिस। ये भी आंसर ना z में आएगा, ध्यान रखना है, z में आएगा, z को हम log x रखेंगे, e टू पावर ऑफ 4 log x, है ना, तो e की पावर ऑफ स्पेशली हट जाएगा। तो ये दोस्तों ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ना अच्छी तरह से, ये आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा वो सेकंड मॉड्यूल का होगा। तो दोस्तों आप प्रिपेयर करें अच्छी तरह, और अगर आपको अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन ना लगभग आपके इसी पैटर्न में थोड़े से न्यूमेरिकली चेंज हो सकते हैं, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, सारे मॉड्यूल के अंदर हैं। तो आप मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन करें, आई थिंक ये ना सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा आपका। तो थैंक यू सो मच, शेयर करना जरूर ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर बताएं आप, है ना। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।